हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के विषय में फिर से बात करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से द पॉलिटिकल कॉजेज बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के विषय में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से फ्रांसीसी क्रांति के होने के अन्य कौन से कारण रहे थे इसके विषय में बात करूंगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के विषय में यदि हम बात करें तो इसके होने के पीछे बहुत सारे कारण रहे थे, जिनमें कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक प्रमुखता रहे थे। परंतु यहाँ पे यदि हम कारणों के विषय में बात करें तो इसमें जो दार्शनिकों की भूमिका उस समय रही थी, या जिसे हम इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के नाम से जानते हैं, इसका भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान फ्रांसीसी क्रांति के लिए रहा था। अब आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से आर्थिक कारण, सामाजिक कारण तथा धार्मिक कारण क्या रहे थे जिस वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुआ, इसके विषय में आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगी। जब हम आर्थिक कारणों के विषय में बात करते हैं तो इसमें लुई 16वां के द्वारा आम जनता की उपेक्षा एक प्रमुख कारण रही थी। 1774 ईस्वी में लुई 16वें के सत्तासीन होने के साथ ही सरकार तथा आम जनता में एक उम्मीद की किरण जागी थी, परंतु वह समय के साथ नहीं चल सका, जिस वजह से लुई 16 जो है इसके विरुद्ध उस समय आम जनता हो गई थी। और ये हम कह सकते हैं कि आगे चल करके फ्रांस के क्रांति को और अधिक उग्र करने का कार्य किया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम आर्थिक कारणों की और अधिक बात करें तो इसमें औद्योगिक जो नीति रही थी उस समय की, ये भी एक कारण रहा था जिस वजह से फ्रांसीसी क्रांति जो है हुआ था। फ्रांस का उद्योग अपनी उन्नत अवस्था में रही थी, उसका निर्यात विदेशों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बिल्कुल समीप पहुंच चुका था, परंतु जहां इंग्लैंड जैसे देशों में अनुकूल परिवर्तन हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर फ्रांस के शासक लोगों के हित को नहीं देख पा रहे थे। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंग्लैंड है वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, वहीं से यह प्रारंभ हुआ था और इसका प्रभाव हमें फ्रांस में भी देखने को मिलता है। परंतु उस समय जिस प्रकार की उन्नति या प्रगति इंग्लैंड में देखी गई थी, वैसा फ्रांस में नहीं हुआ था, जिस वजह से भी लोग वहाँ पे क्षुब्ध होते जा रहे थे। लुई 16 की विलासितापूर्ण जीवन शैली भी फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी रही थी। लुई 16 एक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। जिस महल में वो रहता था वहां सैकड़ों कमरे, गिरजाघर, नाट्यशाला, भोजन कक्ष, सैकड़ों नौकर चाकर रहते थे। राजकीय अस्तबलों में 1900 घोड़े तथा 200 रथ थे, जिन पर $400,000 वार्षिक खर्च होता था। यहाँ पे यदि हम और बात करें इसके विषय में तो जो मंत्रियों की असफलता रही थी उसके विषय में भी यहाँ पे हमें चर्चा करनी होगी। जो अर्थ मंत्री रहे थे उनकी नियुक्ति के विषय में यदि हम बात करें तो लुई 16 अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए तुर्गो, नेकर, कैलॉन और बाद में लोमाने डी ब्रायन जैसे योग्य मंत्री बहाल किए थे। इन लोगों ने अपनी योग्यता के अनुसार ऋण लगाकर स्थिति में सुधार करना चाहा था, परंतु फिर भी असफल रहे थे। अंत में नए करों की स्वीकृति के लिए पार्लियामा से अनुरोध किया गया कि नए करों की अनुमति देने का अधिकार स्टेट्स जनरल को दिया जाए। 1 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया और इस बैठक के साथ ही जो क्रांति है वह संभावित हो गई थी। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अर्थ मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में, योग्य मंत्रियों की नियुक्ति जरूर हुई थी, परंतु इससे कोई फायदा जो है वह फ्रांस की जो जनता है उसे नहीं मिली थी। करों का यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें और अत्यधिक वृद्धि हो गया था इसके पश्चात, जिस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वह निश्चित हो गया था। आर्थिक कारणों के विषय में जब हम और अधिक बात करते हैं तो इसमें जो कुलीन वर्ग का उस समय समाज में वर्चस्व बना हुआ था, ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने का कारण बना था। कुलीन वर्ग में जितने उच्च वर्ग के जो लोग थे और पादरी वर्ग के लोग आते थे, इनके पास हम कह सकते हैं कि फ्रांस का जो अधिकांश जो धन था ये इन्हीं के पास में था और इनके द्वारा जो श्रमिक थे और किसान, इनका शोषण भी किया जाता था। बजट के विषय में जब हम बात करें तो फ्रांस की सरकार के पास कोई आय व्यय का बजट तैयार ही नहीं था। जितने भी कर्मचारी थे नियुक्त हुए वे उस समय फ्रांसीसी प्रशासनिक तंत्र में, वो भ्रष्ट थे।
तथा जितना अधिक से अधिक धन था वो इन्हीं के पास संग्रहित होता चला जा रहा था और इस कारण सरकार पर ऋण लेने का बोझ बढ़ता चला जा रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य आर्थिक कारणों के विषय में हम बात करें तो इसमें जो व्यापारी वर्ग है ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए उत्तरदायी रहा था। राजा तथा कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनके द्वारा किसी भी प्रकार का जो टैक्स है जैसे कि नगर सीमा शुल्क, सामंती सीमा शुल्क, साथ ही साथ अन्य जितने भी कर रहे थे वो इनके द्वारा लगा दिए जाते थे, जिससे वस्तुओं की कीमतें दुगना होती चली जा रही थी तथा विनिमय दर भी बढ़ता जा रहा था और इस कारण व्यापारी वर्ग क्षुब्ध होता जा रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें सामाजिक कारणों के विषय में तो इसमें जो मजहबी असंतोष है वो भी आता है और ये रिलेटेड है पादरी वर्ग के साथ में। यदि हम पादरी वर्ग के विषय में बात करें तो ये भी हमें दो वर्गों में विभाजित दिखता है। एक वर्ग ऐसा था जिसके पास में अधिकांश जो है भूमि और धन संग्रहित हो गया था और बहुत सारे ऐसे पादरी थे जिनके पास में जो है धन होता ही नहीं था और उन्हें बिल्कुल अलग रखा जाता था धार्मिक मामलों से भी। और इस वजह से क्योंकि अधिकांश भूमि पादरी वर्ग के पास में ही चला गया था, कर का संग्रहण भी इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था और साथ ही साथ जो किसान और श्रमिक वर्ग के लोग थे उनका शोषण भी इनके द्वारा किया जा रहा था, जिस वजह से एक रोष जो है वो व्याप्त फ्रांसीसी जनता के मध्य में हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें सामंती वर्ग के विषय में तो सामंत के भी दो वर्ग थे, पहला दरबारी सामंत तथा दूसरा प्रांतीय सामंत। जो दरबारी सामंत थे वो बसाई भवन में रहते थे तथा वो राज दरबार का हिस्सा भी हुआ करते थे। इन लोगों के पास फ्रांस की भूमि का 1/4 भाग था। इनकी जमीन का देखभाल इनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति करते थे और ये वर्ग भी ऐशो आराम से अपने जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम पादरी वर्ग के विषय में बात करते हैं तो जो फ्रांस की जो समाज में धर्म की प्रधानता रही थी, जिस वजह से उस समय समाज में पादरी वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो गया था। चर्च प्रमुख संस्था थी। फ्रांस की जनसंख्या 2,50,00,000 थी, उनमें से उनकी संख्या 1,30,000 रही थी। यह वर्ग समाज में सबसे शक्तिशाली तथा धनी वर्ग था। पादरी वर्ग के मालिक होते थे तथा फ्रांस के आधा हिस्सा से अधिक जो है भूमि उसके ये मालिक भी हुआ करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम छोटे पादरियों के विषय में बात करें तो दूसरी ओर छोटे पादरी विशेषता विहीन वर्ग था। इनकी स्थिति दयनीय थी। वे ईमानदार तथा चर्च के सभी धार्मिक कार्यों को पूरा किया करते थे। बड़े पादरियों को 2,500 पाउंड मिला करता था, वहीं इन्हें 20 पाउंड से ही संतोष करना होता था। मध्यम वर्ग के विषय में यदि हम बात करें तो उस समय फ्रांस में जो मध्यम वर्ग था इसमें व्यापारी, पूंजीपति तथा बुद्धिजीवी आते थे। दूसरे देशों से संपर्क में आके इनके दृष्टिकोण में बदलाव आया था और इनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता तथा अधिकार की मांग की जा रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बात करें शिल्प वर्ग के विषय में तो इनका भी एक अच्छा खासा जो जनसंख्या है वो फ्रांस में रहा था। विशेषाधिकार विहीन वर्ग शिल्प वर्ग भी रहा था और इनकी जनसंख्या करीब 25 लाख थी। वे नगर तथा श्रेणियों में रहा करते थे। नियम कानून निर्धारित नहीं होने के कारण इनके अधिकार तथा स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था। अब लास्टली जब यहाँ पे किसान तथा मजदूर वर्ग के विषय में जब हम बात करते हैं तो ये किसान और जो मजदूर वर्ग है ये सबसे अधिक शोषित वर्ग उस समय फ्रांस में रहा था। इनकी जो जनसंख्या रही थी वो लगभग 2 करोड़ की रही थी। इनमें 10 लाख अर्धदास अर्थात बंधुआ किसान रहे थे। इनके पास अपनी जमीन नहीं थी। उच्च वर्ग के लिए जो है इनके द्वारा इनसे कर वसूला जाता था तथा साथ ही साथ इन पर 3 प्रकार के जो कर है वो लाद दिए गए थे। इनकी स्थिति दयनीय होती चली जा रही थी और इनकी स्थिति में ना ही कोई सुधार हो रहा था और ना ही परिवर्तन ही हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट यदि हम फ्रांसीसी क्रांति के होने के अन्य कारणों के विषय में बात करें तो उसमें दार्शनिकों की भूमिका बहुत ही अहम रही थी। उस समय फ्रांस में यदि कहा जाए कि दार्शनिकों के वजह से एक बौद्धिक क्रांति फ्रांस में हमें देखने को मिलता है, जिस वजह से इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का फेज फ्रांस में
जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और इसी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर हुआ तो ये भी कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा। जब हम फ्रांसीसी क्रांति के विषय में बात करें और दार्शनिकों की भूमिका के संदर्भ में, तो सबसे पहले हमें मॉन्टेस्क्यू के विषय में चर्चा करनी होगी। मॉन्टेस्क्यू उदारवादी विचारों वाला व्यक्ति था। पेशे से वकील, मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड की संस्थाओं का समर्थन भी किया था तथा उसके अनुसार राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप निर्धारण किसी विशेष भौगोलिक तथा सामाजिक स्थिति पर आधारित होती है, और उसके जो प्रमुख जो कार्य रहे थे उसमें द स्पिरिट ऑफ लॉज तथा पर्शियन लेटर्स बहुत ही प्रभावशील रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य दार्शनिकों के विषय में यदि हम बात करें तो उसमें वोल्टेयर की भी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण रही थी। वह भी उदारवादी विचारों वाला व्यक्ति था तथा दमनात्मक शासन का विरोधी रहा था। वह राजतंत्र शासन पर विश्वास करता था। अच्छा राजतंत्र क्या है तथा इसके विषय में उसने विस्तार पूर्वक चर्चा भी किया था, और राजतंत्र में उसका विश्वास भी रहा था तथा प्रशा के राजा फ्रेडरिक को वो पसंद भी किया करता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम रूसो के विषय में बात करें तो रूसो की जनता की आवाज को ईश्वर का आवाज मानता था। रूसो विशेषाधिकारों का विरोधी था तथा जनता पर पूर्ण विश्वास करता था। रूसो के महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में यदि हम बात करें तो उनके द्वारा लिखित पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। 18वीं शताब्दी के अन्य जितने आर्थिक चिंतक उस समय रहे थे या उभर के सामने आए थे, उनमें एडम स्मिथ, मिराबियो तथा क्वेंस ने जो है वो महत्वपूर्ण रहे थे। स्वतंत्रता, भाईचारा तथा समानता का नारा इन्हीं दार्शनिकों की देन रही थी, और इसी के आधार पे या इसी स्लोगन के आधार पे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो लड़ा भी गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के तत्कालिक कारण के विषय में यदि हम बात करें तो 5 मई 1789 को 175 वर्षों के पश्चात वित्त मंत्री ब्रिया की सलाह पर एज्ड स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था तथा राजा से यह प्रार्थना की गई थी कि असमानता, शोषण, विशेषाधिकार व बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। तृतीय सदन के सदस्य तीनों सदनों की संयुक्त बैठक करना चाहते थे, लेकिन प्रथम व द्वितीय सदन के कुछ पादरियों को छोड़कर कोई भी इसमें नहीं आया था। 17 जून को तृतीय सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दिया था। तो यहाँ पे जो है हम ये देख सकते हैं कि जो स्टेट्स जनरल का, जैसा कि मैंने राजनीतिक कारण के समय में भी आप लोगों से इस विषय में बात किया था कि जो स्टेट्स जनरल है उसका अधिवेशन जो है वो 175 वर्षों से बुलाया ही नहीं गया था, और यहाँ पे 5 मई 1789 को जब बुलाया भी गया अधिवेशन तो इसमें अधिकांश जो लोग थे वो शामिल ही नहीं हुए थे, और जिस वजह से आगे हम ये भी देखते हैं कि जो तृतीय सदन रहा था उसने अपने आप को 17 जून को राष्ट्रीय असेंबली भी घोषित कर दिया था। लास्टली यहाँ पे जब हम फॉल ऑफ बेस्टाइल या बेस्टिल के पतन के विषय में बात करते हैं तो 20 जून 1789 को तृतीय सदन के सदस्य बैठक के लिए आए तो सभा भवन का दरवाजा बंद कर दिया गया। अतः सदस्यों ने सभा भवन के बाहर टेनिस कोर्ट में ही असेंबली की बैठक कर ली, और वहां शपथ भी लिया गया कि फ्रांस को संविधान दिए बिना सभा विसर्जित नहीं की जाएगी, और राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दिया था। 14 जुलाई 1789 को जो भीड़ थी या आम जनता जो रही थी फ्रांस की, उसने जो बस्तील का जो किला था उस पर आक्रमण कर दिया था। कई कैदियों को वहां से छुड़ा लिया गया था, और यहीं से फ्रांस की जो क्रांति है उसका प्रारंभ माना जाता है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो फ्रांसीसी क्रांति के कारण पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।